अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा 6th लेक्चर है एवरीडे साइंस का। और एवरीडे साइंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल साइंस। सबसे पहले हमने एनवायरमेंटल साइंसेस को पढ़ा और उसके बाद हम फिजिकल साइंसेस को पढ़ रहे हैं। देन हमारा लास्ट में जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस को पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो हमारा साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा जो जीके को पढ़ने का प्लान है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। डेली बेस पे दो मॉडल पेपर्स वो आप लोगों ने पढ़ने हैं। उनके नंबर्स मैं आपको डेली ग्रुप के अंदर हम आपको सेंड कर दिया करेंगे कि मॉडल पेपर नंबर, फॉर एग्जांपल मॉडल पेपर नंबर 1 और 2 ये आपने आज पढ़ने हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि वीक में 2 या 3 दिन जो है उनका टेस्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मंडे को आपने 1 और 2 पढ़े, ट्यूसडे को आपने 3 और 4 पढ़े, उसके बाद वेंसडे को आपने 5 और 6 पढ़े। ये 6 जब हो गए पूरे, तो हम क्या करेंगे, उसका एक टेस्ट अनाउंस कर देंगे कि इसका एक टेस्ट होगा इन सारे में से, ठीक है। तो इसका फायदा आपको ये होगा कि साथ साथ आपकी तैयारी होती चली जाएगी। और फर्दर उसके साथ आपने क्या करना है कि साथ साथ आपने ये जो आपको हम लोग सब्जेक्ट वाइज जीके पढ़ा रहे हैं ये भी आपने पढ़ते चले जाना है, ठीक है। क्योंकि साइंस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है इसके अंदर। तो साइंस जो है वो खाली आपके पास पेपर से कवर नहीं होती, बल्कि उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये जो सेशन है ये आपके नॉलेज में इजाफा करेगा। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे मून के बारे में। मून क्या है? ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। मून जो है उनको किसी भी प्लेनेट का जो मून होता है ना उसको नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट समथिंग एल्स, वो होती हैं जो कि मैन मेड होती हैं और यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज भेजते हैं। लेकिन इसको नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। अर्थ मून जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ल्यूना। फिफ्थ लार्जेस्ट मून है ये। जितने भी मून है प्लैनेट्स के उनमें फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर पे है। डायमीटर क्या है इसका? 3475 किलोमीटर। साइज क्या है? 1/4 ऑफ द अर्थ, ऑलमोस्ट जो है जमीन का चौथा हिस्सा, 25% जमीन का। मास देखें जी, 7.3 इंटू 10⁻²2 kg, ठीक है। 1/8 ऑफ द अर्थ जो है वो इसका मास है। मतलब जमीन का मास जो है वो ज्यादा है। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ 3,84,400 किलोमीटर जमीन से जो है वो दूर है। मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज एंड 7 आवर्स। 27 दिन और 7 घंटे के अंदर जो है वो एक अपना चक्कर पूरा करता है। इसी बेस के ऊपर जो है वो हमारे कमरी साल जो है वो चलते हैं। इस्लामी महीने हमारे इसी बेस के ऊपर चलते हैं। ग्रेविटी ऑफ मून क्या है? 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। ये इतनी ज्यादा नहीं है, यानी कि जमीन से जो है वो तकरीबन 1/6 है जमीन की निस्बत। तो 1.3 सेकेंड्स फॉर द मून लाइट टू रीच ऑन अर्थ, ठीक है। जो मून लाइट है उसको कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकेंड्स जमीन तक पहुंचने के लिए। अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की बात करें तो रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, ठीक है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट, इस तरह से रोटेशन है, इस तरह वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज तो ये होती है ना, ये वाली, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा हो। और उसके अलावा क्या है, 24 आवर्स लगते हैं। और हमें पता है कि जो रोटेशन है उसकी वजह से डे एंड नाइट डेवलप होते हैं। और रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन हमने कहा था कि ये वाली मूवमेंट है, जैसे ये सूरज है और उसके इर्द गिर्द जो है कोई प्लेनेट जो है वो इस तरह से घूम रहा है, सही है। ये जो मूवमेंट है उसकी, ये जो मूवमेंट है उसकी, इसको हम क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन कहेंगे। ये वेस्ट टू ईस्ट होती है अर्थ की, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और एंटी क्लॉकवाइज होती है ये भी। और इसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, ये जो है वो याद करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जी रोटेशन और रेवोल्यूशन को दोबारा बताया गया है। ये जो मूवमेंट है ना, ये वाली, ये जो मूवमेंट इस तरह से जमीन घूम रही है, ठीक है, स्पिन कर रही है, इसको क्या कहते हैं? स्पिन करना। ये स्पिन जो है ये क्या है? ये रोटेशन है। और ये वाली जो है मूवमेंट ये रेवोल्यूशन है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जमीन एट द सेम टाइम दो तरह से मूव कर रही है। एक तो ये रिवॉल्व कर रही है और दूसरा क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। रिवॉल्व करने से सीजन चेंज होते हैं, रोटेट करने से डे एंड नाइट चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन जिनमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन कौन सा है जी? मरकरी है, ये हमने पढ़ा है। फर्देस्ट प्लेनेट टू द सन ये नेपच्यून है। इससे पहले प्लूटो था, लेकिन अब कौन सा है? नेपच्यून है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरकरी है। लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर है। ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लेनेट किसे कहते हैं? वीनस को कहते हैं। मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी इसे ही कहते हैं। और इसके बाद मार्स क्या है? इसको रेड प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। इसका एटमॉस्फेयर इस तरह का है कि ये दूर से रेड नजर आता है। अर्थ ट्विन किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार ये वीनस को कहा जाता है। उसके बाद ग्रीन प्लेनेट किसे कहते हैं? ये यूरेनस को कहा जाता है। और प्लेनेट हैज द शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड, ये जुपिटर का है। प्लेनेट विद लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड ये भी वीनस का है, ठीक है। और उसके बाद प्लेनेट हैज शॉर्टेस्ट डे, ये जुपिटर का है। और प्लेनेट विद लॉन्गेस्ट डे ये वीनस का है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। तो जब लास्ट वाले लेक्चर में हमने हर प्लेनेट को अलग अलग पढ़ा, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन
वन पेपर एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती है, वो सारी हमने उसमें कवर कर ली है, ठीक है। तो ये जस्ट उनका जो है वो एक रीकैप था। अब इसके बाद आ जाता है जी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की। ये अर्थ है, ठीक है, और ये आपका सन है। जब चांद जो है वो गर्दिश करता हुआ अपने मदार में सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है, और सूरज की रोशनी कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर यानी इस एरिया के अंदर किसी भी एरिया के ऊपर नहीं पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? इसको सोलर एक्लिप्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स कहते हैं इसे। लेकिन जो सोलर एक्लिप्स है ये पूरी की पूरी जमीन के ऊपर नहीं होता, बल्कि उसके एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर होता है, पार्शल होता है। बिकॉज मून जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो सारी जमीन को कवर कर ले उसका साया, इसलिए जो है ये पार्शल आपको नजर आता है। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप लूनर एक्लिप्स की बात करें, तो जमीन चूंकि बहुत बड़ी है, तो जब जमीन दरमियान में आ जाती है, ठीक है, और उसका साया जो है वो मून पे पड़ता है, सही है, तो मून जो है वो पूरी तरह छुप जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? ऐसी सिचुएशन को लूनर एक्लिप्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है कि इसे लूनर एक्लिप्स में मून जो है वो पूरे का पूरा जो है वो छुप जाए, ये लाजमी नहीं है। तो यहाँ पे सन है, ये अर्थ है, और ये मून है, और जब अर्थ जो है वो मून और सन के दरमियान में आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? इस फिनोमिना को लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। लूनर एक्लिप्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आमतौर पे पूछी जाती हैं, अम्ब्रा क्या होता है, एंटम्ब्रा क्या होता है, पिनम्ब्रा क्या होता है। अब यहाँ पे देखें जी, लाइट सोर्स हमारे पास क्या है? लाइट सोर्स हमारे पास सन है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं अम्ब्रा की। ये डार्केस्ट सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, ये वाला। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस पार्ट, ये सबसे ज्यादा जो डार्केस्ट पार्ट है, ये क्या है? ये अम्ब्रा है। उसके बाद पिनम्ब्रा है, द आउटर पार्ट। पेनम्बरा कहाँ पे है? ये है। यानी कि ये जो दो आपको यहाँ पे फिर ये वाले शेडोज आपको नजर आ रहे हैं, डार्क, रिलेटिवली लेस डार्क होते हैं एज कंपेयर टू अम्ब्रा। इनको क्या कहा जाता है? इनको पिनम्बरा कहा जाता है, आउटर पार्ट है उसका। उसके बाद एंटम्ब्रा होता है, ये वाला जो एरिया है ये पार्टली शेडिड होता है, ये इतना ज्यादा डार्क नहीं होता, सबसे लेस डार्क होता है, इसको एंटम्ब्रा कहा जाता है, पार्टली शेडिड एरिया बियॉन्ड दी अम्ब्रा। अम्ब्रा और अम्ब्रा से बियॉन्ड होता है, और पेनम्बरा जो है उनके दरमियान में होता है, ये इसको क्या कहा जाता है? इसको एंटम्ब्रा कहा जाता है। तो ये इसके बारे में भी बाज़ बात जो है वो सवाल पूछ लिया जाता है। अब जो इसके बाद आ जाते हैं कुछ नेचुरल हैजर्ड। चूंकि हम फिजिकल साइंसेज को पढ़ रहे हैं, तो नेचुरल हैजर्ड इसका पार्ट है। तो क्या है? अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक की जो नेचर है वो क्या है? दिस इज जियोफिजिकल, ठीक है, जियोफिजिकल। रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स, ठीक है। ये आमतौर पे जो हमारी अर्थ है उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जब इन प्लेट्स की मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जमीन के ऊपर जो है वो सिस्मिक वेव्स पैदा होती हैं। सिस्मिक वेव्स, जैसे आप पानी को हिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो वेव्स पैदा होती हैं, और उन वेव्स की वजह से वाइब्रेशन पैदा होती है, और उन वाइब्रेशन की वजह से जो है वो जमीन ऊपर तक हिल जाती है। लेकिन ये कोई भी अर्थक्वेक होता है, उसका जो सेंटर होता है वो यहाँ पे नहीं होता, बल्कि वो जमीन से थोड़ा नीचे होता है, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जा रही हैं। अब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं फॉर एग्जांपल, और ये आपस में जो है वो जब एक दूसरे से टकराई हैं, कोलाइड किया है, या कुछ और हुआ है इनका, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सिस्मिक वेव्स जो है वो पैदा होती हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह पानी को छेड़ते हैं तो वेव्स पैदा होती हैं, और वो वेव जमीन को ऊपर तक जो है वो हिला देती हैं। कॉज क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। आमतौर पे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है, लेकिन सम टाइम जो है वो किसी और रीजन की वजह से भी हो सकता है। शैलो डेप्थ ऑफ द ओरिजिन लेस देन 60। बाज़ औक़ात जो है वो अर्थक्वेक कुछ शैलो होते हैं, ठीक है, उनकी उनकी डेप्थ ज्यादा नहीं होती, यानी कि वो ज्यादा नीचे नहीं होते, ठीक है, इतने समझ ले नीचे होते हैं 60 किलोमीटर तक। उसके बाद इंटरमीडिएट होते हैं, वो कुछ ज्यादा गहरे होते हैं, यानी उनका सेंटर कुछ ज्यादा गहरा होता है, और जो डीप होते हैं वो 300 किलोमीटर तक होती है, यानी उनसे भी थोड़े ज्यादा गहरे होते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स होती हैं आमतौर पे, शैलो, इंटरमीडिएट और डीप अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ क्या होता है, ठीक है, और रिक्टर स्केल क्या होता है? देखें, एक बार जहन में रखिएगा, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफ का क्या मतलब है? डिटेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑन पिप। सिस्मोग्राफ जो है वो उस आले का नाम है, ठीक है, मेजरमेंट के लिए जो इस्तेमाल होता है। अब वो आला तो इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें उसमें मैयर कैसे करते हैं? उसके लिए एक स्केल यूज किया जाता है, ठीक है। वो स्केल कौन सा है? वो रिक्टर स्केल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप थर्मोमीटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थर्मामीटर क्या है? एक आला है। ये बिल्कुल सिस्मोग्राफ उसी तरह का एक आला है, लेकिन थर्मोमीटर के जरिए आप डिग्री सेल्सियस जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं। तो वो जो डिग्री सेल्सियस है वो क्या चीज है? वो जारी बात है, वो एक मेजरमेंट का स्केल है, ठीक है। इसी तरह से सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीजें हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स के अंदर वॉल्केनो आ जाते हैं, ये भी जियोफिजिकल है। ओपनिंग वेंट ऑन अर्थ सरफेस एंड एस्केप ऑफ मॉल्टन लावा, या मैग्मा जो है वो जमीन से निकलना शुरू कर देता है। कॉज क्या है जी? प्रेशर ऑफ मैग्मा। मैग्मा आउट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लावा। मैग्मा जमीन से निकलता है उसको क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। जब एज फार एज वो जमीन के अंदर रहता है,
तो उसको क्या कहा जाता है, मैग्मा। और जब वो जमीन से बाहर जो है वो इरप्ट कर जाता है, ठीक है, तो फिर उसको जमीन के बाहर उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। जमीन के अंदर मैग्मा, जमीन के बाहर लावा। उसके बाद रिंग ऑफ फायर, ये पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द का जो सारा इलाका है इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है। ये अगर पैसिफिक ओशन है तो इसके इर्द गिर्द जितना भी इलाका है यहाँ पे हाई वोल्केनिक एक्टिविटी पाई जाती है, हाई अर्थक्वेक एक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये पैसिफिक ओशन और इसके इर्द गिर्द वाला ये जितने भी आपको रेड कलर के निशानात लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं, ये सारा हाई अर्थक्वेक एरिया और हाई वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं। यहाँ पर ये सारे एरियाज जो हैं वो इस लिहाज से खतरनाक इलाका, तो इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अगर आप गौर करें तो जापान भी इसी के अंदर शामिल है। दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं, जापान में आते हैं, वो भी इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर मौजूद है। अगर आप यहाँ पे देखें इस बड़े वाले मैप के ऊपर, तो ये कहाँ बनता है, ये आधा इधर है पैसिफिक ओशन और आधा जो है वो इस साइड के ऊपर आ जाता है। अच्छा जी, पेंजिया क्या चीज है, ये एक नई चीज है जो कि आपने पहली बार सुनी होगी। पेंजिया क्या है, फ्रॉम अबाउट 300 to 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 200 से 300 साल पहले, कॉन्टिनेंट वी नो एज नॉर्थ अमेरिका वाज कॉन्टेजियस विद अफ्रीका। ये सारे आपस में मिले हुए थे। साउथ अमेरिका जो है वो अफ्रीका से मिला हुआ था, नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से मिला हुआ था, एशिया यूरोप तो वैसे भी आपस में मिले हुए हैं। ये अपने माइक भाई म्यूट रखा करें। तो उस जमाने में क्या था कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में मिले हुए थे, और ये जो सिंगल मास था, सिंगल लैंड मास जो था, इसको क्या कहा जाता था, दिस लैंड मास वाज कॉल्ड पेंजिया। सो दे ऑल एग्जिस्टेड एज अ सिंगल कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया। उसके बाद ये अलग अलग हो गए और आज जो इसकी शेप है वो ये है, ठीक है। नाउ जो है वो ये, पहले जो है वो शेप वो थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो एक दूसरे से अलग होते चले गए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन हुआ या कोई इस तरह का, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे से अलग होना शुरू कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी जो है वो ये जो अफ्रीका है वो यहाँ से अलहदा हो रहा है, ठीक है। इसको ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है, ये वाला एरिया। तो हो सकता है कि ये अफ्रीका से अलग होकर किसी और के साथ मिल जाए अगले आने वाले 10 15 20 हजार सालों के अंदर, जो है वो किसी और तरफ चले जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट वी हैव सुनामी। सुनामी क्या है, ये भी जियोफिजिकल है। अ सीरीज ऑफ वेव्स ड्यू टू द रैपिड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर बॉडी की जो रैपिड डिस्प्लेसमेंट है, इसको इजी अल्फाज में आप कहें कि अंडर सी जो अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से, ठीक है। ये जो हमारे जो सी हैं या ओशंस हैं, इनके नीचे भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और उस वहां पे अगर जब किसी भी किस्म का कोई जल्जला आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर पानी जो है उसकी लहरें उठती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, और ये जो साहिली इलाके हैं उन सबको डुबो देती हैं। वहां पे बड़ा शदीद किस्म के तूफान आते हैं। सीरीज ऑफ वेव्स ड्यू टू द रैपिड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर। कॉज क्या है, अंडर सी अर्थक्वेक होता है या लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है। रिंग ऑफ फायर जो एरिया है, हायर एक्टिविटी वहां पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर था, अबाउट 80% एरिया अलोंग विद द पैसिफिक ओशन। सबसे ज्यादा जो सुनामीज वगैरह है उनका खतरा कहाँ पे होता है, पैसिफिक एरिया के अंदर, ठीक है। पैसिफिक ये जो रिंग ऑफ फायर एरिया है। उसके बाद एवलांचे क्या चीज है, ठीक है। एवलांचे, इसको तोदा कहते हैं, बर्फानी तोदा। ये भी आपने देखा होगा। ये क्या है, ये एक हाइड्रोलॉजिकल फिनोमिना है। सडन एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ स्नो एंड आइस डाउन अ माउंटेन साइड ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से पहाड़ों के ऊपर से क्या होता है, जो बर्फ ऊपर जमी होती है, ठीक है, वो नीचे आना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे नीचे आती है वैसे वैसे जो है उसका साइज जो है वो बड़ा होता चला जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको एवलांचे कहा जाता है। कॉज क्या है, स्लोप, साइज, एंगल, शेप, टेम्परेचर, ये वो सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से बर्फ जो है वो पहाड़ों से नीचे आना शुरू हो जाती है। देन हमारे पास आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। ये मेट्रोलॉजिकल जो है वो एक फिनोमिना है। लार्ज स्केल सर्कुलेशन सिस्टम इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ा सर्कुलेशन सिस्टम पैदा होता है इन ईस्ट एंड वेस्ट यूएसए। ईस्ट और वेस्ट यूएसए में इसको हरिकेन कहा जाता है, ये सेम ही चीज है। वेस्टर्न एंड नॉर्थ पैसिफिक नियर जापान वगैरह वाली साइड पे इसको टाइफोन कहा जाता है। उसके अलावा बाकी सब जगहों पे इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर साइक्लोन, इवन पाकिस्तान वगैरह के अंदर भी जो है वो इसको साइक्लोन ही कहते हैं। क्यों आता है जी, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, ड्रॉट, खुश्क साली की वजह से, या वाइल्ड फायर वगैरह, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ड्रॉट्स हैं, ड्रॉट्स कहत को कहते हैं, ये अलग है जी। ड्रॉट क्या है जी, कहत है एक्सट्रीम टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है किसी इलाके के अंदर, वो भी खतरनाक है, ठीक है। वाइल्ड फायर है किसी जगह पे, जैसे कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग जाती है, मरी के जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे का सारा, यहाँ इस्लामाबाद के जंगलों में आग लग जाती है, वो क्या है, ये सारे के सारे भी जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स हैं। एपिडेमिक्स है, बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की फैल जाती हैं, जैसे हमने कोविड को जो है वो एक्सपीरियंस किया, तो ये भी नेचुरल डिजास्टर्स में आते हैं। उसके बाद कुछ मैन मेड और टेक्निकल हैं, कौन कौन सी हैं, इमरजेंसीज हैं,
ठीक है। इमरजेंसी से मुराद ये है कि कोई कोई बिल्डिंग बनाई वो गिर गई, फैमिन आ गया, कहत वगैरह पड़ गया, डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन एक्सेट्रा, पॉपुलेशन को जंग की वजह से डिस्प्लेस होना पड़ा, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये डिजास्टर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, कुछ मैन मेड और कुछ जो है वो नेचुरल। अच्छा भाई, एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक ये होते क्या है, ठीक है, और इनका मकसद क्या है, ठीक है, ये और इनके दरमियान में फर्क क्या है, ये हम देखेंगे। एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिडेमिक की। तो डिजीज अकरेंस अमंग द पॉपुलेशन दैट इज मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द गिवन टाइम एंड प्लेस, यूजुअली अ सडन इंक्रीज। सडन इंक्रीज किसी एक रीजन के अंदर जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, एपिडेमिक कहा जाता है, ठीक है। अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये एपिडेमिक होता है। उसके बाद आ जाता है पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड्स अक्रॉस द रीजन। ये मुख्तलिफ रीजन में चला जाता है। देखें, अब ये अफ्रीका के अंदर भी है, ठीक है, ये एशिया यूरोप के अंदर भी आपको नजर आ रहा है, ये नॉर्थ साउथ अमेरिका के अंदर भी आपको नजर आ रहा है, यानी कि सारे रीजन के अंदर, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में चला जाता है। इसको पेंडेमिक कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है एंडेमिक, अ डिजीज और कंडीशन प्रेजेंट अमंग पॉपुलेशन एट ऑल द टाइम्स, ठीक है। तमाम पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई जो डिजीज स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, और हर वक्त प्रेजेंट भी रहती है वहां पे लोगों के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या कहते हैं, उसको एंडेमिक कहा जाता है। एंडेमिक यानी कि थोड़ी बहुत होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा की आप मिसाल ले लें, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो है वो किसी जमाने में, अगर 1920s की बात की जाए तो उस जमाने में इस बीमारी ने जो है वो बहुत ज्यादा तबाही फैलाई, कोविड से भी ज्यादा तबाही फैलाई। लेकिन अब जो है ये हर जगह पर मौजूद है और लोग इससे जो है वो इम्यून हो चुके हैं, तो ऐसा जो है वो किसी के लिए भी, बल्कि आमतौर पर लोग क्या है, इसके लिए कोई मेडिकेशन भी नहीं करवाते। तो फ्यूचर में कोविड भी ऐसा ही हो जाएगा, लोग जो है वो इससे इम्यून हो जाएंगे और कहेंगे जी वो कोविड हुआ था तो बस तबीयत अब ठीक है, मेडिसिन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। इसके बाद है जी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेस एंड सोलर सिस्टम। टेम्परेचर ऑफ सन ऑन आउटर स्पेस, कोरोना, आउटर स्पेस को कोरोना कहा जाता है, जो हमें नजर आता है उसका आउटर पोर्शन 5500 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर ऑफ द सेंट्रल पार्ट, अगर कोर यानी बिल्कुल अंदर चले जाए तो 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वेनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, कैन बी सीन विदाउट टेलीस्कोप। इनको आप विदाउट टेलीस्कोप देख सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या है जी, अबाउट 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो एन एक्सप्लोजन स्टार्टेड द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। कहते हैं कि एक एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड करना शुरू कर दी, ठीक है, खुद ब खुद प्लैनेट्स बन गया और उन्होंने अपने मदार में हरकत करना, अपने ऑर्बिट के अंदर हरकत करना शुरू कर दी, और उसके बाद जो है वो कायनात का वजूद जो है अमल में आया। थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1927। ये बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले 1927 में पेश की गई। जॉर्ज लिमिट्रे जो है ये साहब थे, ठीक है, और इनका ताल्लुक था बेल्जियम से। इन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी दी। लें जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। जो लोग हमारे पीआरए के सेशन को और या एमओडी के सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, या वो ये नीचे एडमिन का नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग हमारे नोट्स हासिल करना चाहते हैं वो भी इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।